ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी, अभी तक जो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से पृथ्वी में जो है बाह्य चुंबकों का आवरण। अब देखते हैं कि इन चुंबकों का क्या कार्य। यह चुंबक जो है हमें जो है सौर्य पवनों से रक्षा करता है। यह जो है पृथ्वी के चारों ओर इसे जो हम ये भी कह सकते हैं कि यह पृथ्वी का पांचवा और महत्वपूर्ण आवरण है। मतलब ये पृथ्वी का एक पांचवा आवरण है जिससे पृथ्वी को जो है बचाव मिलती है। ठीक है, ये पृथ्वी जो है से चुंबकीय आवरण से पृथ्वी का बचाव होता है। यह जो चुंबकीय आवरण है यह पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो ओजोन की परत होती है, परत जो सूर्य से उत्सर्जित, मतलब सूर्य से जो ओजोन की परतें निकलती है और पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित कर लेती है। मतलब ये अपने अंदर जो है ये जो बाह्य चुंबक है अपनी ओर क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। मतलब वो अपनी ओर खींच लेती है ये चुंबक, जिससे जो है पृथ्वी की संरचना होती है। मतलब क्या, इन चुंबकीय आवरण के जो बाह्य चुंबकीय आवरण का पृथ्वी पर क्या काम है, ये जो है पृथ्वी को जो है संरक्षण, मतलब पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। ये जो है सूर्य से जो कि ओजोन की परत जो होती है उसे सूर्य से जो उत्सर्जित जो मतलब पराबैंगनी किरणें होती हैं उसे जो है अपने अंदर अपनी ओर जो है खींच लेती है, जिससे पृथ्वी का और जो है रक्षा होता है। और जो है इसका एक और काम है, इस जो है ये सौर्य पवने में से होकर जो आने वाली अवशोषित जो कण होती, मतलब सौर्य पवन के द्वारा जो अवशोषित किए हुए जो सूर्य जो सौर्य पवने हैं वो जो पराबैंगनी कणों को या ओजोन की परत में जो प्रवेश नहीं कर पाती, जो ओजोन की परत में जो अवशोषित जो कण है वो ओजोन की परत में जब प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण ओजोन परत की रक्षा होती है। ठीक है, इससे जो ओजोन परत की रक्षा होती है, इसके कारण इसी चुंबकीकरण के कारण पृथ्वी की संरचना, मतलब पृथ्वी की संरचना होती है। ठीक है, ये पता चला आपको कि पृथ्वी जो बाह्य चुंबक किस प्रकार से बनता है और इस बाह्य चुंबक का पृथ्वी के लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे आंतरिक जो है हम देखेंगे भू चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, उसमें भी आपको मैंने बताया कि जो होता है ये जो चुंबकीय होता है, जो चुंबक, ये एक मिनट, अगर आप देखेंगे एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको वहाँ पे बताना चाहिए था। देखिए ये जो यहाँ पे देखिए ये जो चुंबक निकलता है, जो चुंबकीय का कहा जा सकता है कि चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, या चुंबक तत्व की जो प्रवाह होता है वो जो होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में आके मिलता है। फिर ये दक्षिणी ध्रुव से ही जाते, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में आता, फिर वापस जाके उत्तरी ध्रुव में मतलब यहाँ से निकलता है दक्षिणी ध्रुव में, फिर ये वापस जो होता है कहाँ जाके मिल जाता है, उत्तरी ध्रुव में वापस से मिल जाता है। मतलब हम एक समय ये भी कह सकते हैं कि यह जो चुंबकीय बल है, जो पृथ्वी में जो चुंबकीय बल का निर्माण होता है, यह जो है उत्तरी ध्रुव से निकलकर वह दक्षिणी ध्रुव पर जाती है। और जो कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, यह जो होती सतत जो बंद वक्र, ये जो एक वक्र है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वक्र, ये सतह जो हमेशा सतत जो वक्र बंद वक्र में होती है, यह कभी भी, ये जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। देखिए आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है एक रेखाएं काटी है, नहीं, ये जो हमारा चुंबकीय वक्र है ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है ये जितनी निकट होगी, मतलब ये जितना इनका जो क्षेत्र निकट होगा ये उतनी ही प्रबल होंगी, मतलब इनमें शक्ति ज़्यादा होगी। और यह हमेशा कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं और फिर जो है वो उत्तरी ध्रुव पर लौट जाती हैं। ठीक है, ये जो अगर देखे जाएंगे तो ये चुंबक की विशेषताएं हो गई। ठीक है, और ये जो होगा पृथ्वी के, कहते हैं ना आंतरिक, अगर हम लोग देखेंगे, अब जो है हम देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक चुंबकीय बल के बारे में। ठीक है, यही सेम इधर पे भी है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि आप जो देख रहे हैं ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी, और जो आप ये रेड कलर का देख रहे हैं ना ये हमारा चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक है और ये जो हमारा क्या है, भौगोलिक अक्ष बोले, यहाँ पे आस दिया, आस का मतलब है अक्ष, और ये चुंबकीय आस है, मतलब ये जो रेड वाली लाइन जो डार्क है ये चुंबकीय अक्ष है।
ठीक है। और यह चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा हम लोग बोलते गए ना, भौगोलिक अक्ष जिसे हम कहते हैं, ये वो है जो डॉट डॉट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक जगह देखेंगे कि कुछ लोगों का मान्यता था, मतलब पृथ्वी के आंतरिक चुंबकीय तत्व का स्रोत पर जो है बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे विवाद अभी भी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है पृथ्वी के आंतरिक चुंबक तत्व के बारे में जो सबसे पहले या सर्वप्रथम जो कहा जा सकता है वैज्ञानिक का या कहा जाता भौगोलिक कार का मान्यता जो थे वह गिलबर्ट जो थे, उन्होंने अपना मत दिया था और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है एक बृहद चुंबक की भांति कार्य करती है। मतलब पृथ्वी जो उनका कहने का तात्पर्य था कि जो हमारी पृथ्वी है वह जो है एक चुंबक की जैसा जो है व्यवहार करती है। मतलब जो सबको मालूम चुंबक किस प्रकार का व्यवहार करता है, चुंबक का कार्य क्या है, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेना। जो लौह तत्व रहता है ना, जिसमें लोहा पाया जाता है, थोड़ा भी लोह तत्व पाया जाए, आयरन पाया जाता है, वो अपनी ओर पृथ्वी चुंबक जो खींचता है। तो उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी में जो है उसी प्रकार जैसे एक चुंबक का काम है, ठीक है, जैसे एक चुंबक का कार्य है कि वो क्या करता है, अपनी ओर किसी चीज़ को खींचता है, उसी प्रकार से पृथ्वी में भी जो है चुंबक तत्व का व्यवहार पाया जाता है, ठीक है। और उनका जिसके कारण जो है पृथ्वी के जो कोर है, उन्होंने ये भी कहा कि जो चुंबक के जैसा ये पृथ्वी व्यवहार करता है, इसका एक ही कारण है कि पृथ्वी के अंदर जो है, मतलब पृथ्वी के अंदर आंतरिक कोण जो है उसमें जो एक बृहद मतलब बहुत बड़ा चुंबक होगा या है, जिसके कारण जो है ये इस प्रकार का या होता होगा, ऐसा उन्होंने बोला कि जिसके कारण जो पृथ्वी जो है चुंबक की भांति कार्य करती है। लेकिन क्या हुआ, जो गिलबर्ट का जो मत था ये जो है अमान्य होगा, मतलब जिसकी मान्यता ये गलत हो गया। क्यों इसे गलत माना गया कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक, बहुत बड़ा चुंबक है और ये पृथ्वी जो इसी के लिए जो चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। इसका एक कारण ये है कि जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा आंतरिक कोण का तापमान, इसका एक कारण था कि तापमान जो है आंतरिक कोण का तापमान जब जो सूर्य के पृष्ठभाग के जैसा है, तो सूर्य के पृष्ठभाग पर कोई भी चीज़ जो है अपने जो उसका स्वरूप है, जो वास्तविक में उसका स्वरूप है, वो उस अवस्था में रह ही नहीं सकता। मतलब वो किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव्य अवस्था में बदल जाएगा ना, वो पिघल जाएगा। यही इसी कारण के वजह से, मतलब आंतरिक कोण के तापमान के कारण से जो है पृथ्वी, जो गिलबर्ट का जो मत निकाला गया था कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबकीय आवरण है या चुंबक है, ये जो उनका ये मत गलत सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद जो वर्तमान समय में, अब वर्तमान मतानुसार, जो आज का वर्तमान का जो मत अनुसार है वो क्या होता है, वो आज के मत के अनुसार क्या है, पृथ्वी के में जो पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ हैं, जैसे जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, पृथ्वी के आज के मत के अनुसार, आज के जो भौगोलिक कार्य का उनका ये कहना है, उनका वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पृथ्वी के अंदर जो है जो पाए जाने वाले तत्व है, कौन से तत्व, जैसे लोह तत्व और निकेल, ये दोनों तत्व और इसके अलावा जो भी तत्व पाए जाते हैं, ये जो निकेल और लोह तत्व आदि में जो है आपस में जो गति करने के कारण, मतलब ये लोह तत्व और निकेल जो होते हैं ये आपस में गति करते हैं, और इस गति के कारण, जैसे अभी ये जो यहाँ पे लोह तत्व ये आपस में ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ये आपस में घूमने के कारण और पृथ्वी का घूर्णकरण होने, मतलब पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती है, और इन्हीं घूर्णकरण के कारण जो है क्या होता है कि एक जो है विद्युतीय, या कहा जा सकता है कि ये घूर्णकरण के कारण चुंबकीय गुण जो है निर्माण होता है। मतलब ये जो लोह तत्व और निकेल के गति के कारण और पृथ्वी के घूर्णकरण के कारण जो है पृथ्वी के आंतरिकरण में या पृथ्वी के अंदर जो है चुंबकीय गुण जो है उत्पन्न होता है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक चुंबकीय तत्व के स्रोत होते हैं। मतलब इसी से ही जो है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का जो है निर्माण होता है। पृथ्वी में जो चुंबकीय तत्व का निर्माण होता है वो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले लोह तत्व निकल के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण और उस पदार्थ के घूर्णन के कारण या उनकी गति के कारण जो है पृथ्वी के अंदर जो है क्या पाया जाता है,
चुंबक तत्व का स्रोत पाया जाता है, ऐसा जो है अनुमान लगाया गया है। ये भी कोई मतलब कहा जा सकता है कि एकदम प्रमाण सत्य नहीं है कि हाँ ऐसा ही है, कि कोई देखा नहीं, लेकिन इन लोगों का मतलब सभी का ऐसा अंदाज़ा है, वर्तमान मत के अनुसार ऐसा अंदाजा है कि पृथ्वी, इसके कारण जो वहाँ पे चुंबक तत्व पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो काल्पनिक हैं। ठीक है, ये लोग जो ज्वालामुखी के कारण जो आते हैं ऊपर पदार्थ आते हैं, उसके अनुमान से ये सारी चीज़ें लगाई गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो पृथ्वी का, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पृथ्वी में जो चुंबकीय बल का निर्माण उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, फिर वो पुनः जाके वो कहाँ मिल जाता है, हमारा उत्तर में जाके मिल जाता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं चुंबक तत्व है, ये चुंबकीय कक्ष जो है, ये जो है विषुवत रेखा के मतलब मध्य जो आंतरिक कोण है पृथ्वी का, वहाँ पे पाया जाता है, मतलब मध्य में पाया जाता है आंतरिक कोण। और ये चुंबक तत्व देखेंगे आप विषुवत रेखा पे बीचों बीच में है ये। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय है ये। और आप देखेंगे कि जब भी आप ये चुंबक तत्व होता है, ये आपस में विपरीत दिशा में होता है। जो चुंबक होगा, जो चुंबक का जो दक्षिणी होगा, जो दक्षिणी भाग होगा वो उत्तर के साइड में होगा, और उत्तर का भाग जो दक्षिण के साइड में होगा, तभी जो है वो क्या करेगी, क्रियाशील लेगी, मतलब वो तभी जो है वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होगी। अगर जो है उत्तर का छोर जो है चुंबक का उत्तर की ओर रहेगा, दक्षिण का छोर दक्षिण की ओर रहेगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपस में आकर्षित नहीं हो गई, अपनी ओर किसी चीज़ को नहीं खींचेगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो चुंबक तत्व है वो उत्तर और दक्षिण में जब रखा जाता है तो क्या होगा, वो उत्तरी भाग जो दक्षिण में आ जाएगा, दक्षिणी भाग जो उत्तर में आ जाएगा। अगर आप किसी भी चुंबक को ऐसे धागे से लटकाते तो आप उसमें स्वयं भी देखेंगे कि वो कभी भी जो एन और एस लिखा रहेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो लिखा रहेगा, वो क्या करेगा, हमारी पृथ्वी की जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के विपरीत दिशा में जाएगा। जो उत्तरी ध्रुव रहेगा वो दक्षिणी ध्रुव में जाके रुकेगा, जो दक्षिणी ध्रुव रहेगा वो आके उत्तरी ध्रुव में रुकेगा। और इसका सबसे बड़ा कार्य किस लिए, के दिशा निर्देशन के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। आगे चलिए हम देखते हैं कुछ बातें और। आइए देखते हैं, यह हमेशा याद रखो। देखिए अभी आकृति दिया गया है, ये जो दी गई भूकंप तरंगों की गति वक्रों का निरीक्षण करो। मतलब यहाँ पे जो है भूकंप तरंगों के वक्र का निरीक्षण करना है। पहले हम इसको पैराग्राफ में पढ़ते क्या दिया, फिर उसके बाद हम लोग आकृति को समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे पहले जैसे इसमें दिया है, आकृति में दाईं ओर का वक्र गौण जो है एस तरंगों की गति को दर्शाता है। मतलब जो आकृति है उसका जो दाईं ओर का वक्र जो है वो एस मतलब गौण तरंगों को दर्शाता है, वहीं बाईं ओर का वक्र प्राथमिक पी तरंगों की गति को दर्शाता है। ठीक है, गौण तरंगों के वक्र में अनेक स्थानों पर परिवर्तन दिखाई दे रहे। जो गौण तरंगे मतलब एस वाला जो है उसके अंदर जो है वक्रों में अनेक परिवर्तन जो है स्थानों पर परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। अभी जब हम लोग समझेंगे तो अभी देखेंगे। आकृति में बिंदुओं की सहायता से बनाया गया वक्र इस गति का औसतन प्रवाह दिखाता है। ठीक है, जो भी आकृति में जो बिंदु के द्वारा जो दर्शाया गया वक्र वो जो क्या दिखा दे, औसतन प्रवाह दिखा दे। गौण तरंगों का वक्र 2900 किमी की गहराई के पास अचानक प्राप्त होता प्रतीत होता। मतलब जैसे 2900 किमी की गहराई पाता है जो गौण तरंगे वो खत्म हो जाती है, मतलब वहीं पे वो रुक जाती है, और प्राथमिक तरंगों की गति के अनुसार 2900 किमी तक निरंतर बढ़ती। मतलब प्राथमिक तरंग के 2900 किमी के बाद भी वो निरंतर बढ़ती जाती है, और जो कि गौण तरंगे जो है 2900 किमी की बाद जो है वो नहीं बढ़ती, वहाँ पे रुक जाती। गौण तरंगे की गति बाह्य कोण की सीमा के पास, मतलब ये जो गौण तरंगे है वो बाह्य, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ना गौण तरंगे, ठीक है, वो हम लोग कहाँ पढ़े थे, बाह्य कोण के अंदर। ये बाह्य कोण की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि बाह्य कोण पर जो है गौण तरंगे जो होती है किस सीमा के पास जाके उसकी गति कितने सेकेंड से बहती है, जैसे के पास जाके 6 से 8 किमी प्रति सेकेंड के बीच है। आरेख में वक्र इस स्थान पर रुका हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी के गर्भ क्षेत्र में
क्षेत्र में यह तरंगें प्रवेश नहीं करती है। प्राथमिक तरंगों की गति 2900 किमी की गहराई पर 12 किमी प्रति सेकेंड होती है। मतलब देखेंगे जो प्राथमिक तरंगों की गति होती है, जब वो 2900 गहराई पर पहुंचती है तब उसकी जो गति होती है कहा जाएगा कि वो कितनी हो जाती है, 1200 प्रति सेकेंड की होती है। बिंदुओं की सहायता से दिखाए गए वक्र से यह ध्यान में आता है कि बाह्य कोण में प्रवेश करते समय यह गति 8 किमी प्रति सेकेंड तक कम हो जाती। मतलब ये 8 सेमी प्रति जो किमी सेकेंड से कम हो जाती। मतलब पहले वो कितना थी, 12 थी। अब उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाएगी वो क्या हो जाएगा, उसका प्रवेश, बाह्य कोण की प्रवेश की समय की गति 8 किमी प्रति सेकेंड हो जाएगी। इन वक्रों के अध्ययन से अलग अलग गहराई पर आंतरिक क्षेत्र के पदार्थों का घनत्व कितना होगा, वैज्ञानिकों ने इसका अनुमान लगाया। मतलब इन्हीं पदार्थों का जो घनत्व कितना है, इसी के हिसाब से वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन लगाया है। किसका, पदार्थों के घनत्व का अध्ययन जो है वक्रों, ये जो वक्र है उन्हीं के अध्ययन करके उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके घनत्व का उन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इस आकृति को पहले। ठीक है, देखिए ये हमारी क्या है, इसी आकृति के बारे में यहाँ कहा गया है। जैसे कि प्राथमिक तरंगे, ठीक है, ये जो हमारा प्राथमिक तरंगे है, ठीक है, और ये हमारा निचला मेंटल है, ये क्रोण है, और ये जो हमारा गौण तरंग है ये प्राथमिक तरंगे, इसी की बातें की गई। ये परिवर्तन का क्षेत्र जहाँ पे जो ये प्राथमिक तरंगे और गौण तरंगों का परिवर्तन है, ये हमारा भूपटल है। ठीक है, और ये गहराई एक तरफ दी गई है। और जो है अगर हम देखेंगे तो जो है दबाव किलो बार में, मतलब ये दबाव, यहाँ पे दबाव दिया गया है। ठीक है, और जो ऊपर दिया है गति किमी दी गई, कितने किमी की दौर से गुजर रहा है, इसी को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे आंतरिक कोण। ठीक है, अभी जैसे कि अगर आप देखेंगे पहले क्या कहा गया था कि पृथ्वी के आंतरिक कोण में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2900, मतलब कहाँ पे, गौण तरंग है ना, ये 2900 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 2900 पे ये क्या कर रहा है, गहराई पर अचानक जो समाप्त, मतलब यहाँ पे आके ये गौण तरंगे समाप्त हो गई, जो कि इसके विपरीत जो है ये गौण तरंगे, ये जो प्राथमिक तरंगे है ये जो है 2900 के बाद भी जो आके वो आंतरिक कोण में जो है प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि यह गौण तरंगे की गति बाहरी कोण की सीमा पर, मतलब बाहरी कोण की सीमा पर, जैसे कि आप देखेंगे ये बाहरी, ये जो गौण तरंगे हमारे यहाँ पे है ना, ये गौण तरंगे हमारी, ये गौण तरंगे जो है 4 से यानी 6 से 8, ठीक है, ये हमारा क्या है 6 से 8 के बीच में जो है इसकी गति है, प्रति सेकंड की गति से जा रहा है, 6 से 8 गति के सेकंड से जा रहा है। ठीक है, ये हमारा गौण तरंगों की गति हो गई जो वहाँ पे बताया है। अब उसके बाद देखेंगे कि ये गौण तरंगे के जो वक्र के आधार पर ये भी अनुमान लगाया गया कि ये कहा गया है कि जैसे कि ये कोण के अंदर ही क्षेत्र में प्रवेश नहीं, जैसे ये जो यहाँ पे रुक गई, इसमें जो ये प्रवेश कभी भी नहीं करती, ये गौण तरंगे 2900 पे जाके रुक गई, यहाँ पे अंदर वो प्रवेश कभी नहीं करेगी। ठीक है, अभी जो दूसरा हमारा प्राथमिक तरंगे की बात हम करेंगे तो ये 8, इसका जो हम लोगों ने जो है देखा कि प्राथमिक जो तरंगे हैं ये कहाँ पे जा रहा है, प्राथमिक तरंगे जो है हमारी वो किस में है, 6 से 8 जो है प्रति सेकंड के मीटर से जा रहा है, और जो कि हमारी जो प्राथमिक तरंगे है यह कितनी सेकंड की दूरी जा रहा है, 8 जो है किमी प्रति सेकंड से जा रहा है, 8 किमी प्रति सेकंड के जो है बाहरी कोण की, मतलब प्राथमिक तरंगों की जो बाहरी कोण का जो कहा गया है प्रवाहित हो रही है वो कितने सेकंड से हो रही है, 8 किमी की प्रति सेकंड के दर से ये प्रवाहित हो रहा है। और इसमें देखेंगे ये जो है हम जो है इस निष्कर्ष द्वारा ये भी यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के पृष्ठभाग में, आंतरिक भाग में की गहराई के बाद भी जो है गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद जो क्या होगा,
इसके बाद की जो गहराई आएगी यहाँ पे 2900 के बाद में की जो गहराई पे ये क्या हो जाएगा, कम होते जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र के पास गुरुत्वाकर्षण बल जो है शून्य हो जाता है। ये जो कहा गया है ना बल, दबाव, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये जाके यहाँ पे शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो दबाव दिया यहाँ पे अगर हम लोग गए इसके लिए कोई दबाव नहीं बताए गए, शून्य हो गया, मतलब यहाँ पे कोई दबाव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है नीचे आकृति नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पे क्या कहा गया है कि आंतरिक भाग का घनत्व आकृति आ में दिया गया है। इस आकृति में अलग अलग गहराइयों पर गुरुत्वाकर्षण बल वक्र के द्वारा दिखाया गया है। धरातल से कुछ गहराई तक गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है और उसके बाद गहराई के अनुसार कम हो जाता है। वक्र में यह स्पष्ट है कि केंद्र के पास वह शून्य हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया।